बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। ईद उल अज़हा मुबारक सबसे पहले तो, क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन और यकीनन आज का दिन भी आपका बड़ा ही मसरूफ़ होगा। प्लानिंग की होगी आप लोगों ने, या तो कहीं जाना होगा या किसी ने आपकी तरफ आना होगा। लेकिन ईद उल अज़हा जहाँ पर बड़ा खुशियों का त्यौहार है, वहीं पर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इन खुशियों के लम्हात में हमें अपने इर्द गिर्द उन लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए जो कि मुस्तहिक लोग हैं। प्रोग्राम में आज मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। ईद उल अज़हा के हवाले से भी जो है वो बात की जाएगी। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा खरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को भी ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। और क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो आज भी आप लोगों की मसरूफियात होंगी, तो सुबह सुबह आना उसकी वजह से आपका डबल शुक्रिया। हम बात करें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, और जब हम ये बात करते हैं तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी जो है वो बड़ी बेहतरीन और शानदार रही। 8 फरवरी को जो इंतखाबी नताइज आए, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक जो मखलूत इत्तेहादियों के साथ जो गवर्नमेंट बनी है, उसमें हम जब बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम किया है। हम महंगाई के हवाले से ही अगर बात करें तो 38% से 22% पर जो है वो महंगाई की शरह जो हो गई। शरह सूद के हवाले से भी अगर बात करें तो 22% से 20% पर आ गई। और जबकि हम एक जो सिफारती तौर पर तन्हाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, जिस तरीके से हम दोस्त ममालिक हमारे से नाराज हो गए, तो हमने यहाँ पर भी शहबाज शरीफ स्पीड देखी, जिसके नतीजे में ना सिर्फ जो है वो उन नाराज ममालिक को मनाया गया, बल्कि अब वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की वजह से एक भारी और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रजामंद हो चुके हैं। सऊदी अरब जो $5 अरब से जायद की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने जो यूएई का दौरा किया था, वहाँ पे $10 अरब की कमिटमेंट्स आई। और सबसे अहम, क्योंकि शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड का खिताब चाइना ने दिया था, तो अब से कुछ अर्सा कबल चाइना का दौरा जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, तो वहाँ से बहुत खुशखबरियाँ लेकर आए। यकीनन शहबाज शरीफ स्पीड जो है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक बेहतरीन अंदाज में काम करिए। खसूसन मैं महंगाई का दोबारा जिक्र करूँगा कि जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से किया गया। 35 रुपए से जायद पेट्रोल की कीमत जो है वो हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह जो है वो फौरन महंगाई कंट्रोल की जाए, पेट्रोलियम की मसनूआत में इस तरह कमी की जाए। तो ये शहबाज शरीफ हुकूमत का यकीनन एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? ये बहुत अच्छा कदम है और एक जो कॉन्फिडेंस रियासत के ऊपर बना है और हुकूमत के ऊपर बना है आवाम का, वो काबिल कदर है। इससे पहले तो एक ये था कि ना खौफ का आलम कि अब क्या होगा, कि पाकिस्तान को फलां दोस्त मुल्क भी छोड़ चुका, फलां को किस तरह से डिच किया गया, ये आपके सामने है रिसेंट हिस्ट्री पिछले 3-4 सालों की। तो उसके बाद से जो एक फेज शुरू हुआ है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को भी, और आने वाले वक्तों में और ज़्यादा होगा जितनी ये कमिटमेंट्स हो गई हैं। क्योंकि अब फोकस है कि इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर है, और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएंगी तो उनके डिविडेंड्स हो सकता है कि यकदम शुरू ना हो, नज़र ना आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स के जो असरात हैं वो नज़र आएंगे, तो यकीनन ये एक पॉजिटिव साइन होगा और पाकिस्तान को वापस उस पेस में और रेस में ले आएगा जो किसी दौर में नवाज शरीफ के दौर में हुआ करती थी, जिसके बारे में हम तवक्को रखते थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। और मुकाबला हम कर रहे थे दुनिया के उन मुल्कों के साथ जो एक तरह से तेजी से तरक्की कर रहे थे। फिर बीच में ये जो लूप साइडेड किस्म का दौर आया, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स पेश आए पाकिस्तान को, उनके अब असरात किसी हद तक यूँ लगता है कि ज़ायल हो रहे हैं, और उसकी जगह फिर एक उम्मीद नज़र आ रही है कि कुछ जॉब्स निकलेंगी, काम निकलेंगे, लोगों के बिजनेसेस यहाँ पे फ्लरिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो यकीनन मुस्तकबिल पाकिस्तान का ताबनाक होगा। मुस्तकबिल पाकिस्तान का ताबनाक होगा, बिल्कुल रज़ा खरल साहब। और यहीं पर एक अहम बात ये भी है कि ईद उल अज़हा का आज तीसरा दिन है। पाक फ़ौज को भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि जहां हम अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो ये पाक फ़ौज के ये बहादुर जवान और ऑफिसर्स ही हैं जो सियाचिन हो, वाना हो, बॉर्डर्स पे खड़े जो है वो वतन की खातिर जो है ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। तो इनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। यकीनन उन्हीं की बदौलत है कि हम सुकून से सो रहे होते हैं, उन्हीं की बदौलत है कि हमारी सरहदें जो हैं महफूज होती हैं,
और किसी भी तरह की कोई एडवेंचर करने के जुर्रत भी नहीं करता। ये सब उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत। और हम देखते हैं कि आए रोज कोई ना कोई किसी न किसी दहशतगर्दी महाज का, पे हाँ, ये वाकयात हो रहे होते हैं, और वो वाकयात जिनके साथ हो रहे होते हैं या जो उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, उनकी वजह से हम किसी हद तक महफूज होते हैं ना इस माशरे के अंदर। तो उनका कंट्रीब्यूशन तो पिछले देखिए कि बहुत नुमाया है। जो टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है वो खत्म तो नहीं हुई अभी तक, सही। कहीं ना कहीं और अभी उसके अभी असरात हैं। 19 बिल्कुल मुझे याद है कि चंद रोज कबल इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें बिल्कुल ऑफिसर लकी शहीद बरबत हुए। में और उन हाँ। इलाकों में जो हुए उनकी हैं शादी वाकयात, थी वो 19 जून को शायद शादी बिल्कुल। थी, और उस, वो फौजी कैप्टन जो है ऑफिसर वो फराज शायद नाम था जी, उनका, जी। और वो जी, शहीद बिल्कुल। हुए हैं, कसूर के रहने वाले थे। जी। और फिर देखें कि कितनी खौफनाक यानी ये काम है कि हमारे नौजवान जो हैं वो वहाँ पर ड्यूटी पर या बॉर्डर पर जो है वो ड्यूटी दे रहे होते हैं, लेकिन जो दुश्मन अनासर हैं वो हमारे उन नौजवानों को जो है वो मुल्क की खातिर लड़ रहे होते हैं, उनको शहीद करते हैं। लेकिन ये जो है हमारी जो पाक फौज है वो बिल्कुल अपना काम बराबर तरीके से कर रही है। और आपने देखा होगा कि ईद के रोज़ जो है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपना जो ईद का पहला दिन है वो बॉर्डर पर फौजियों के साथ गुजारा। और इसका ये मकसद ये होता है कि आपके साथ जो है आपका जो सिपा सलार है वो बिल्कुल आपके साथ है, आपके हर किस्म के इकदाम के लिए बहुत अच्छा जो है वो- मैसेज भी होता और ये है। मैसेज है बिल्कुल कि वो बॉर्डर गए हैं कि हम और आपके उनके साथ साथ जो है वो दिन गुजारने का मकसद ही ये है कि कोई जो एक अकेला फौजी भी है वो खुद को तनहा ना समझे भी सही, कहीं भी। उसका मकसद ये है कि पूरी की पूरी जो फौज है वो इस अकेले फौजी के साथ है, यानी कि कहीं भी कोई जुल्म होगा तो उसका जो है वो बज़ोर ताकत जो है वो बदला लिया जाएगा। और हमने ये देखा है कि जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या होता है फिर पूरी फौजी क़यादत जो है वो पूरी ताकत के साथ जो है वो अपना किरदार अदा करती है, और जो दुश्मन होते हैं और उनका जो है वो कलाकामा किया जाता है। और वो जो पिछले दिनों वाक़या हुआ था उसके बाद फिर पाक आर्मी ने ऑपरेशन भी किया, और फिर जितने भी दहशतगर्द उसमें मुलव्वस थे उनको जो है वो कैफरे किरदार तक उन्होंने पहुँचाया भी था। बिल्कुल बिल्कुल सलीम साहब, आप बात दुरुस्त करें। रज़ा साहब, हम जब बात करते हैं कि ये शिद्दत वाला मौसम है, गर्मी में इस वक्त शदीद मौसम है, और इसी शदीद गर्मी में जहाँ हम एसी में बैठे होते हैं, लोग अपने घरों में होते हैं, पंखों में, या जिस एक अच्छे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वहीं पर सख्त ड्यूटी दे के फ़राइज़ सर अंजाम बॉर्डर पर दे रहे होते हैं, उनको तो जितना भी हम खराज तहसीन पेश करें देखें वो ना तो 50 डिग्री टेम्परेचर देखते हैं और ना ही -50 डिग्री जो है वो टेम्परेचर देखते हैं। दोनों हालतों में जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी होती है। अगर आप सियाचिन पर चले जाएं तो बिल्कुल माइनस में होते हैं, वहाँ पर जो है वो लोगों का जो है सांस लेना मुश्किल होता है। सर मेरे बहुत ही करीबी दोस्त, मेरे नेबर और मेरे भाइयों की तरह आर्मी ऑफिसर हैं अकील, उन्होंने जो सियाचिन में ड्यूटी थी तो हल्का उनकी तबीयत वहाँ पे ख़राब हो गई, और आलमोस्ट जो है अल्लाह ताला ने उसको दूसरी जिंदगी दी। मतलब ये है कि इन फौजी ऑफिसर्स का हम जितना भी जिक्र करें, मुझे पता है कि वो अब एक ऐसे वालिद का मतलब वालिद उनके बचपन में फोत हो गए, अपनी मदद आपके तहत जो है वो फिर और मेरिट पर जो है वो आर्मी में सेलेक्ट हुआ। तो सर इस तरह कदम भी अब तेजी से लेंगे ना तो सांस लेना रूटीन में सांस लेना मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वहाँ कम है। और फिर अगर आप कहीं 50 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ पर तपती धूप से सहरा और पानी भी नहीं होता बाज़ का, तो वहाँ पर भी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए हमारे लिए ड्यूटी दे रहे हैं कि हम जो है वो महफूज रहें। हाँ, देखिए आप उनकी कुर्बानियों का जब हम जिक्र करते हैं ना तो खाली वो एक कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन जान हथेली पर रख के इस तरह, आई थिंक वो कैप्टन उनका नाम फराज शहीद जो हुए, शादी थी। हाँ जी बिल्कुल, आप देखें ना, और कसूर के रहने वाले थे, और फिर आज ही और आप ये देखिए ना कि खाली वही नहीं, उनके खानदान भी, उनकी फैमिलीज भी, बहन भाई उनकी अगर शादीशुदा हैं तो उनकी यानी खानदान उनका सारा, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, कौन नहीं कुर्बानी दे रहा होता है और फ्रंट लाइन पे होते हैं। और रज़ा साहब मुझे इस चीज़ पे मुझे याद है कि वो एक कैप्टन शहीद हुए शायद, तो कैप्टन शहीद तो फौजी ऑफिसर शहीद हुए, तो उनके वालिद ने कहा कि 23 साल के बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और वो वतन की मट्टी पर कुर्बान हो गया, मुझे इस पे फख्र है। तो हौसले इन शोहदा की फैमिलीज का भी जितना हम वी सल्यूट देम सर। बिल्कुल, क्योंकि हमने आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि किसी फौजी जवान या किसी फौजी अफसर की शहादत हुई हो और उसकी जो फैमिली के लोग जो हैं उनको कोई
गम या परेशानी हो, वो ये समझते हैं कि ये जो हमारा बेटा था, हमारा भाई था, किसी का बाप था, वो ये समझते हैं उन्होंने वतन की मिट्टी की खातिर जो है जी। वो जान दी जज्बे है के और साथ, वो सर। जज्बे के बिल्कुल, साथ जज्बे जो के है वो सारे लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे सारे पाकिस्तानी जिनमें ख़ास तौर पे शोहदा के वालदेन, उनके अजीज़ो कारब, वो इस बात के लिए जो है उनको खराज तहसीन है, खराज अकीदत है उनको कि वो उफ तक नहीं करते कि उनका बेटा चला जाता है, लेकिन वो जो है वो फिर भी अपनी मिट्टी की खातिर और मिट्टी से प्यार करते रहते हैं कि अगर उनके पास और भी मजीद बच्चे होंगे और भाई बहन हौसले भाई बुलंद होंगे होते हैं, तो हौसले। वो उनको भी जो है ना वो वतन की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार है। बिल्कुल उन फैमिलीज का बहुत हौसला है और वी सल्यूट देम। बिल्कुल बात दुरुस्त है रजा भाई की और आपकी। सलीम साहब, सलीम साहब, हम बात कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में तो उन्होंने फ़ोन भी जो है ईद की मुबारकबाद के सिलसिले में जो है वो उनका आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान है उनसे भी रब्ता हुआ, इसी तरीके से दीगर सियासी रहनुमाओं से भी उनका रब्ता रहा। लेकिन हम जब मईशत के हवाले से बात करते हैं तो वो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए उमर साहब के ये तो ईद का मौका है, तो जाहिर है कि उन्होंने तमाम जो बड़ी क़यादत है जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, तमाम गवर्नर हैं और दीगर वज़रा, उसके साथ मजहबी जो लोग हैं उनको मुबारकबाद भी दी है और गैर मुल्की जो सरबराहान मुमलकत है उनको भी मुबारकबाद दी है। और साथ साथ मईशत के हवाले से जो है ना वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो उनका बहुत कंसर्न है और वो अब और बड़े क्लियर भी हैं। और क्लियर भी है। अब उन्होंने ये वाला मामला ख़त्म कर दिया है, कशकोल को उन्होंने हकीकी मैनों में तोड़ दिया हुआ है, फेंक दिया हुआ है। वो अब कहीं भी जाते हैं ना तो वो जाके सिर्फ ये बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान की तरक्की करनी है और आप लोगों के साथ मिलके करनी है, आप लोग हमें पैसे कोई ना दें, आप पैसे ना दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे साथ आकर इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें और जाकर जो है आपका भी रोज़गार बढ़ेगा, यानी गैर मुल्की लोग आएंगे तो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी भी जो हालत है वो भी बेहतर होगी। और अब जो है आप देखें तीन बड़े जो, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि तीन बड़े ममालिक का जो है उन्होंने दौरा किया है, जिसमें सऊदी अरब, UAE और चाइना, और किसी से उन्होंने पैसे लेने की बात नहीं की। उन्होंने कहा हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, अब इन्वेस्टमेंट की बात। और तमाम को उन्होंने यही कहा है कि आप आए हमारे पास सरमायाकारी करें, और तमाम का जो है इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा है और तमाम के तमाम ने जो है वो यकीन दहानी करवाई है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब ने भी जो है वो $5 अरब से जायद की सरमायाकारी का वादा किया है, इसी तरह UAE ने भी $10 अरब से जायद की सरमायाकारी का कहा है, और इसी तरह चाइना से भी जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो मुआहिदों पर जो है मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। और सी पैक जो है इसका मकसद ये है कि अगर सी पैक का दूसरा फेज मुकम्मल हो जाता है या उस पर काम शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान पर तो जो है फिर तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है चाइना में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो ये है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के जो लोग हैं उनको हर साल 3 लाख लोगों को चाइना में जाकर जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और यहाँ से जो लोग जाएंगे वो पाकिस्तान में आएंगे, वो सीड के ऊपर काम करेंगे, वो हमारी ज़मीन के ऊपर काम करेंगे, हमारी फसल जो है वो उसकी जो पैदावार है बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो इसका मकसद ये है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो, और जो ज़राअत के शोबे से तरक्की रिलेटेड है वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कोई भी एक फसल है वो 3 से 4 महीने टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है। और टेक्नोलॉजी की बात है तो 3 से 4 महीने में अगर कोई फसल हम अच्छे बीज के साथ उसकी पैदावार अगर डबल नहीं तो 1.5 गुना ही ले लें तो इसका मतलब है कि जो हमारी ज़रूरियात तो पूरी कर ही रहा है। उसके बाद जो अजाफी गंदम या कोई भी चीज़ होगी जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर उससे हमें डॉलर की शक्ल में जो है आमदनी भी होगी। और इससे हर वक्त जो हम एक सूरत हाल में रहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कमी आ रही है, खसारा हो रहा है, तो उसमें भी हमारे पास जो है वो बेहतरी होने के इम्कानात मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मईशत की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं और अब कशकोल तोड़ दिया है। बात कर्ज की या पैसे मांगने की नहीं करते बल्कि इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसी के ज़रिए पाकिस्तान में खुशहाली का सफ़र मुमकिन है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक रज़ा साहब, बात हो रही थी सी पैक के हवाले से, खुसूसन जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरे चीन रहा वो बड़ा ज़बरदस्त, और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि बात अब इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स जाएंगे और यहाँ से जब नौजवान यूथ जिसके बारे में कहा जाता है, तो ये वो इकदामात हैं कि बजाय यूथ को किसी मनफी एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व करने की बजाय ये वो गवर्नमेंट है जो वाकई नौजवानों की बेहतरी के लिए काम जी कर रही है। बिल्कुल उमर, बहुत सारी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं, ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबे में। जिस तरह आपने बात की है कि ज़राअत में अब जो वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे बच्चियाँ वहाँ से आ रहे हैं, वो अपने तजर्बात यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उन तजर्बात में ये भी है कि इंटर क्रॉपिंग कैसे करनी है, कि एक फसल के अंदर दूसरी तीसरी फसल कैसे करनी है, ख़ासतौर कमाद के साथ, मकई के साथ और बहुत सारी फसलों के साथ दो दो तीन तीन फसलों की अब टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान में मुतारफ़ हो रही हैं और उन पे कामयाब तजर्बात भी हो चुके हैं। सही। इन तजर्बात की रोशनी में ही हम ये तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा चंद सालों में हम ना सिर्फ, बल्कि ये जो फसल की बात मैं कर रहा हूँ, कोई एक फसल पे इस्टेब्लिश हो जाता है कि एक वक्त में अगर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा कर लेते हैं, अच्छी क्रॉप ले लेते हैं बम्पर भी, और साथ साथ उसके अंदर एक और क्रॉप भी ले लेते हैं, जैसे सोयाबीन जनरेट पैदा की जा रही है, मकई के साथ भी, कमाद के अंदर भी, और इस तरह और भी फसलें पैदा की जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो मसले थे वाटर मैनेजमेंट के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से, वो भी हल हो रहे हैं और पाकिस्तान आगे आइंदा चंद सालों में बेहतरीन अपना मकाम हासिल कर लेगा ज़राअत में। कॉटन में हम पहले ही बहुत बेहतर जा रहे हैं कि पर एकड़ यील्ड पिछले सालों की निस्बत इस साल कहते हैं कि बेहतर जा रही है, और पाकिस्तान तकरीबन 10 मिलियन जो कॉटन बेल्स हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकता है। अगर ये सारी चीज़ें इस तरह से स्मूथली चलती हैं तो यकीनन ये बहुत पॉजिटिव। अच्छा, ज़राअत से हट के आप दीगर IT के शोबे में देख लें तो मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होना शुरू हो गई है, फिर इंडस्ट्रियल जोन्स बनना शुरू हो गए हैं, जैसे शेखुपुरा के पास, फैसलाबाद के पास, और मोटरवेज के इर्द गिर्द बन रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बलूचिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा, चाहे वो गवादर के पास हो या कोयटा के पास हो। सही। तो अगर ये ऐसा हो जाता है, सही, और इंशाल्लाह ये होगा भी, इंशाल्लाह, तो यकीनन ये चीज़ें होंगी। और हम जो एक तरह से महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा जो पैसा है डॉलर की सूरत में बाहर इंपोर्ट करने पे लग जाता है, तो इंपोर्ट्स कम होंगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी। सही। तो ये हमें एक तरह से तवक्को है अब आइंदा चंद सालों के अंदर होने वाली है। बिल्कुल ठीक। ईद उल अज़हा का आज तीसरा दिन है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पर शहर में सफाई के इंतजाम, बल्कि पंजाब में ही सफाई के इंतजाम के हवाले से। 2018 के बाद एक ऐसी हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि जिसके बाद हमने देखा कि ईद उल अज़हा का जो मौका होता था वहाँ जो है शहर लाहौर समेत जो दीगर शहरों में जो है वो सफाई का इंतहाई नाकिस इंतज़ाम होता था, और जिसकी वजह से जो है वो ताफुन फैलता था, बदबू की वजह से जो है वो बड़ा मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ता था। लेकिन पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से अगर बात करें तो बेहतरीन अंदाज में जो है वो उनकी निगरानी में सफाई के इंतजाम किए गए। मेरा ताल्लुक कृष्ण नगर लाहौर से ऐसे एक इलाके से है जहाँ से गलियाँ मोहल्ले हैं, लेकिन सिर्फ कृष्ण नगर ही की मैं बात नहीं करूँगा, शादरा हो, गजुमता कहना हो, ठोकर न्याज बेग हो, भसीन हो, कोई भी इलाका हो, ये मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ईद के ये तीसरे दिन पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो 2 दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए, कहीं पर भी जो है वो आलाइश जानवरों की दिखाई नहीं दी गई, वरना PTI के दौर में जहाँ पे इंतहाई नाकिस इंतजाम होते थे, कूड़ों के जो है कूड़ा करकट के ढेर लग जाते थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पहले ही कहा था कि उनकी ज़ेर निगरानी जो है वो शहर में जो है वो पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। और मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं वो सिर्फ दावा नहीं होता बल्कि अमली तौर पर करके भी दिखाती हैं, और ये बात हमने खुद देखी, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह लाहौर के इलाकों के नाम लिए, इसी तरीके से मुख्तलिफ शहरों से भी जो रिपोर्ट्स हुई, कहीं एक मकाम पर भी जो है वो गंदगी के हवाले से जो है वो कोई किसी किस्म की शहरी की जो है वो शिकायत नहीं आई। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है वो बेहतरीन अंदाज में अवाम की खिदमत कर रही हैं, और खसूसन जब हम यहाँ पर ईद उल अज़हा के तीसरे दिन में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। रज़ा खलल साहब, आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा? आप ननकाना साहब भी गए और भी शहरों में गए, तो सफाई के कैसे इंतजाम रहे? बहुत अच्छे इंतजाम, और कह लें कि 2 दिन लगातार जी मुख्तलिफ शहरों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। फिर मेरा यहाँ तक पहुँचना 17 किलोमीटर का सफ़र है जी,
और इस दौरान में भी जानबूझ के मैं मुख्तलिफ इलाकों में जो पहले गंदगी के ढेर हुआ करते थे जी। और वहाँ डंपिंग हो रही जी। होती थी आलाइशों की, जी। वो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। और बहुत बेहतरीन इंतजाम है, चाहे वो शाहदरा हो, चाहे वो मरीम मैनसू नवाज का साहिबा इस इलाका हवाले हो, से काफी कंसर्न रही हैं। हाँ, चाहे वो रावी रोड का इलाका हो, चाहे वो आगे अंदरून शहर का इलाका हो, सर्कुलर रोड हो, बांसावाला बाजार हो, गवाल मंडी हो, निस्बत रोड हो, जी। लक्ष्मी चौक ये हो, वो इलाके हैं सारे जहाँ इलाके पे- हैं कि जहाँ पे हम कभी कहीं भी जी। किसी गली में भी ऐसा नजर नहीं आया कि वहाँ पे कोई अलाइशें वगैरह हो और इस तरह की चीज़ हो। तो ये तीसरे दिन भी आपको उसी तरह से मेंटेनेंस मिल रही है और पहले दिन भी ऐसे ही था और उसकी वजह और से मरियम ये- नवाज साहिबा खुद इसकी निगरानी भी कर रही हैं और सूबाई वजीर जो है बल्दियात जिशान रफीक साहब और जिशान मलिक साहब, उन्होंने खुद भी जो है वो दौरा किया। यानी उम्र जो चीजें पहले तो ये होता था ना कि आप होता था और उसके बाद ये बदबू और ताफुन होती थी और ताफुन की वजह से आपको कुछ खाने को दिल ही नहीं वो हाँ, करता था। बिल्कुल, यानी सही। आप कहते थे कि बस ठीक है, पूरे अब शहर ये है कि एटमॉस्फेयर अब बड़ा बहुत खराब हो जाता बेहतर है और शहर में ऐसी कहीं भी नहीं मिली है जगह, ना ही किसी ने बताया कि इस तरह के ये फलां पे ये जैसे कोई फेंक के चला गया, ये वाला मतलब जी। ही नहीं है। यानी सीवेज सिस्टम हो या ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट वाले लोग हों, ये प्रॉपर मतलब राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं और कहीं भी इस तरह की नहीं है। बाकी सही। सलीम शेख साहब, आप भी एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं, रिपोर्टर भी हैं और मुझे क्योंकि मैं खुद भी एक रिपोर्टर हूँ तो मैं इस हवाले से बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, रज़ा भाई भी, कि हम लोगों की नज़र होती है कि कहाँ पर कहीं अगर किसी किस्म का कोई नुक्स हो तो हम फ़ौरन रिपोर्ट कर रहे होते हैं उसको। तो आपने कैसा देखा? आपका भी ज़ाहिर बात है ईद के पहले 2 दिन मसरूफ़ गुजरे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर आप भी गए होंगे, तो क्या आपकी जो है शहर में जो सफाई के हवाले से कैसी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से कैसे इंतजाम देखे? उमर साहब, जो इस वक्त की हुकूमत है मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, उसके हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो शायद मैं हो सकता है कि कसर नफसी से काम ले रहा हूँ कि सूरत हाल ये है कि 2 दिन मैंने पूरा जो है वो लाहौर में आलमोस्ट विज़िट किया है, मेरे दफ्तर की टीम ने भी विज़िट किया है, उसने दिखाया भी है स्क्रीनों पर, आपको ढूंढने से भी कोई इलाइश नहीं मिल रही होता। ये भी होता था माजी में कि चले काम तो ख़राब भी होते हैं कि अगर आपने बड़ा जानवर किया है यानी गाय की है, अगर आपने गली में की है तो उसकी ओजड़ी निकालनी है तो वो बाहर फेंक देते थे और शाम तक जो है वो जाके चले उठा लेते थे। लेकिन इस बार इस दफा तो देखा वो कि बहुत सख्त आपको 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो वहाँ से उठा लिया गया है। कोई ऐसा आपको घर नहीं नजर आएगा, कोई गली नहीं नजर आएगी, कोई छोटी गली नहीं नजर आएगी। ये जिन इलाकों के नाम लिए अभी रजा भाई ले रहे थे कि चाहे वो गवाल मंडी हो या ये गलियां मोहल्ले, नजर नहीं आएगी। और ये जो बकरे करते हैं ना लोग, चले उनके पास तो एक ऑप्शन होता है कि वो बड़े से शापर में जो है उसका वो गंद अलाइशे निकाल के वो बाहर फेंक आते हैं और वहां से वो ले जाते हैं। लेकिन जो बड़ा ऊंट करते हैं और गायें करते हैं उनके लिए मुश्किल होती है, वो उसी वक्त गली के नुक्कड़ पे रख देते थे और फिर शाम तक रात तक कम से कम पड़ा रहता था और उससे मक्खी हो जाती थी और उससे बहुत ज़्यादा ताफन पूरे इलाके में फैल जाता था। और इसमें एक और जो नई बात इस वक्त इस पंजाब हुकूमत ने यानी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने की है वो ये है कि तमाम पंजाब की सड़कों को जो है वो धोया गया है और सिर्फ पानी से नहीं धोया गया, उस पानी में अर्के गुलाब मिलाकर जो है वो शामिल किया गया और अर्के गुलाब से धोने के बाद अगर हम क्योंकि लाहौर में बैठे इस वक्त और आज भी तीसरा दिन ना कुर्बानी होगी क्योंकि असर के टाइम तक कुर्बानी का वक्त है। गो के हमारे यहाँ रवायत इस तरह नहीं है कि बहुत कम लोग रह जाते हैं जिन्होंने आज के दिन कुर्बानी करनी होती है। तो आप जाके देख रहे हैं आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ये जो है कुर्बानी की ईद गुजरी है कि यहाँ पर किसी ने कुर्बानी की भी है या नहीं की है, ना कहीं आपको खून नजर आएगा और ना ही कहीं आपको अलाइशें नजर आएंगी। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो फुल जाग रही हैं और उन्होंने पूरे महकमों को जो है अलर्ट किया हुआ है। और इसमें एक अहम चीज़ और भी इन्होंने रखी थी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कि आपने जो हमारी नहर है ना जल्लो से लेकर ठोकर न्याज बेग तक, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो है वो लोग गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए नहाने के लिए आ जाते थे और उससे जो है ना वो हादसा भी हो जाते थे कि लोगों की डेथ भी हो जाती थी। इस पर जो है वो एक पूरा उन्होंने फोर्स बनाई है, स्क्वाड बनाया है जो कि जल्लो से लेकर ठोकर न्याज बेग तक जो है वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, लोगों को नहाने से बाज रख रहा है। और वो जो स्क्वाड बनाया है वो तमाम के तमाम जो है वो ट्रेंड तैराक भी हैं ताकि अगर कोई नहा रहा है तो अगर पहले तो ये होता था कि पुलिस जाती थी तो जो नहाने वाले हैं वो एक तरफ से छलांग लगा के दूसरी तरफ चले जाते थे और पुलिस को मुश्किल पेश आती थी। लेकिन इस बार जो
बार जो तरीका अपनाया गया है वो ये है कि जिन लोगों की ड्यूटी लगाई है स्क्वाड है वो खुद तैराक है, ताकि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है, हालांकि वो तो अपनी गर्मी खत्म करने के लिए नहाने के लिए आए, किसी गलत काम के लिए तो नहीं आए, लेकिन क्योंकि हुकूमत का काम ये है ना कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ताकि लोगों की जानें जो है वो महफूज बनाई जा सकें, तो इसलिए वो तैराकों की ड्यूटी लगाई गई है कि वो आएँ और आकर जो है ना, अगर कोई ऐसा मंचला नौजवान इस तरह की कोई हरकत करता है तो तैराक खुद जो है उस तैराकी करके उसको पकड़ें और उसको कहें कि जनाब इस पर पाबंदी है नहर पर नहाने के लिए, और ये आपकी जान की हिफाजत के लिए पाबंदी है, किसी और वजह से नहीं है। तो इसके अलावा बाकी मैं समझता हूँ कि जो पंजाब हुकूमत 2 दिन से अलर्ट है, आज तीसरा दिन है, आज भी मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत पहले दिन से अलर्ट है, जिस दिन से नहीं है कुर्बानी के हवाले से। और फिर मैं ये समझता हूँ कि जो मरियम नवाज़ साहिबा है उन्होंने जो है वो ख़ास तौर पर LWMC के अमले को सोने नहीं दिया बिल्कुल भी, कि उन्होंने ड्यूटी लगाई है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर वज़ीर बल्दियात और ज़िशान मलिक जो कोऑर्डिनेटर है वो भी एक्टिव है, कमिश्नर एक्टिव है, DC एक्टिव है, तमाम जो पुलिस और तमाम जो लोग अमला है वो एक्टिव है, और साथ साथ मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि अगर कोताही होगी तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको जो सजा और असल में मेरे अपना जाती राय है कि अगर हम जब बात करते हैं 2008 से 2018 तक हमने तो जो पंजाब देखा, तो जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा, या दीगर शहर मुल्तान में भी देखें उन्होंने वहाँ पे बड़ा डेवलपमेंट का काम करवाया, जनूबी पंजाब शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फोकस होता था। लेकिन जो PTI की गवर्नमेंट जब आई 2018 में, तो रजा साहब हम दोनों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 2 साल पहले इकट्ठे हम PTI जब उनका जो उस्मान बुज़दार थे वज़ीर आला पंजाब उस वक्त, तो मैं आपको बात करूं MM आलम रोड की, लिबर्टी की, गालिब मार्केट की, जो पोश एरियाज हैं लाहौर के, वहाँ पे कूड़ों के पहाड़ बन गए थे, हर वक्त गंदगी मतलब ये तो कारकर्दगी थी PTI की। हाँ, ऐसा ही, और इसके अलावा दीगर शहरों का कोई हाल नहीं था। बिल्कुल। देखें जब शहबाज शरीफ साहब ने सफाई के हवाले से तुर्की की कंपनी से मुआहिदा किया था, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का मुझे फिक्रा बड़ी अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कहा था कि अब ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं वो इस तरह लगती हैं जैसे कि कोई मिठाई तकसीम कर रही है। ये फिक्रा उनका था। और वैसे माजी में अगर आप उससे पहले चले जाएं तो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जो थी वो सारी खुली होती थी, यानी अगर और मुझे याद है हम गाड़ी या मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पर हो तो हम छुप के गुजरना वहां से मुश्किल हो जाता और वो सारा हवा से उड़ता हुआ नीचे जाता था। लेकिन अब वो सिस्टम बन गया है कि अब आपको कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के पास से ना तो स्मेल आएगी और ना ही कूड़ा जो है वो सड़कों पर गिरता हुआ नजर आएगा, कि ना वो बजाय इसके कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी जो है वो सफाई करे, वो माजी में गंदगी फैलाती होती थी, लेकिन अब तो जो है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ चुकी है। बिल्कुल ठीक। रजा खरल साहब कैसे देख रहे हैं, खुसूसन हम जब पंजाब हुकूमत के हवाले से भी बात करते हैं तो 100 दिन की इनकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखें तो फील्ड हॉस्पिटल हो, लोगों को फ्री अद्वियात पहुँचाने का काम हो, पहला कैंसर फ्री हॉस्पिटल, कैंसर जो हॉस्पिटल बना रहे वलेंशिया में, तो बड़े बेहतरीन अंदाज में हमें दिखाई देता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो सिर्फ जो है अमली तौर पर, जो है हकीकी तौर पर आवाम की खिदमत करते हुए हमें दिखाई दे रही है। खातून है, बड़ी बाहिम्मत खातून है, और हमने देखा, क्योंकि मैं बार बार कंपैरिजन इसलिए करता हूँ कि कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो दौर मुझे अच्छी तरीके से याद है जब वो कहते थे कि हमें 100 दिन दे दें, फिर 6 महीने दे दें, फिर साल, फिर 2 साल कहा, लेकिन पंजाब का उन्होंने, मेरा ख्याल है कि बानी PTI ने शायद बदला लिया। लेकिन हम जब मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से खसूसन बात करते हैं तो उनकी क़यादत में पंजाब में जो है वो बड़ी डेवलपमेंट दिखाई देती है। जहाँ हम शहर की सफाई की बात करें कि ईद के मौके पर सफाई के बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं, वहीं पे 12 से 14 रुपए की रोटी कर देना, ये किसी आम गरीब बंदे से जाके पूछें जिसके घर में 10 रोटियां, 6 रोटियां, 8 रोटियां जा रही हैं, तो ये मरियम नवाज़ साहिबा का कितना बड़ा इकदाम है। ये तो उस बंदे से जाके पूछें कि जो घर में अपनी रोटियां लेकर जा रहा है। इसी तरीके से जब फील्ड हॉस्पिटल के जरिए जो उनको वहां पर वाकई जो है वो अद्वियात मिले, बेहतरीन डॉक्टर्स उनका चेक कर रहे हो, तो ये बात, ये दावे नहीं, ये अमली तौर पर एक काम दिखाई दे रहा है। आप अगर यानी जिस तरह सलीम साहब कह रहे हैं ना कि 2008 से ऑनवर्ड आप देखना शुरू कर दें, तो 2008 से लेकर 2018 तक ये ग्लोरियस दौर रहा है लाहौर का और पंजाब का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोड्स भी बन रहे थे और फ्लाईओवर्स बन रहे थे और स्पीड थी कि तय होता था। इज़ारे मजाक, बल्कि रजा भाई हमने आपके साथ रिपोर्टिंग की है, इज़ारे मजाक किया जाता था कि शहबाज शरीफ साहब जहां से गुजर जाए फौरन कहते फ्लाईओवर और अंडरपास बन जाए, और विद इन 3-4 महीने। ये जो आप देखेंगे ना फिरोजपुर रोड पर जो
अंडरपास बना है वो 100 दिन में बना है। उसके लिए 100 दिन जो है में। वो कहा था, टारगेट दिया गया था वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस वक्त कि ये 100 दिन में बनना है, और वो 100 दिन में बन गया था। और यहाँ तो 100 दिन में पाँच मिनट रजा भाई मुझे याद है कलमा चौक पे तो मैं खुद 5 मिनट गिन के, मैं 5 मिनट कह रहा हूँ, मेरा ट्रैफिक जैम में खड़ा रहता था, तो मैं सोचता था क्या बनेगा हमारा। और फिर हमने देखा कि यही नहीं, यानी आप सेहत के आप देखें, अद्वियात मिलना शुरू हो गई। बिल्कुल वो जो 2, 2.5, 3 साल का जो दरमियान में डार्क पीरियड आप उसको कहें जो सही। आया, उस्मान बुज़दार का आना ही बजाते खुद इसका इंडिकेशन था कि ये हम पे अज़ाब की इंतकाम लिया तरह जा रहा है आएगा। पंजाब के साथ एक बंदा जिसका कभी कोई प्रोफाइल ही नहीं रहा काम करने का, सही। किसी तरह का भी, जब उसको कोई काम दिया गया उसका मतलब काम नहीं होना है, जी कुछ भी नहीं होना है। कहाँ उसका मुझे आज भी याद है कि उस्मान बुज़दार का जो तारुफ है उस वक्त के सूबाई वजीर थे समी जो थे, तो मुझे याद है कि समीउल्लाह वो उन्होंने कहा जी, किसी ने पूछा कि ये कौन है, तो कहते हैं ये पंजाब दा शहबाज शरीफ है। मतलब शहबाज शरीफ साहब का नाम इतना कामों की वजह से वो मशहूर। याद होगा कि वो रोही में यानी चोलिस्तान में एक खातून ने खुद उस्मान समी बुज़दार- चौधरी उनका जो अच्छा, उस्मान बुज़दार खुद तारुफ करा रहे हैं कि मैं पंजाब में पंजाब में शहबाज शरीफ लगा लगा। अच्छा, वो डार्क पीरियड था, बिल्कुल। और उस डार्क पीरियड में एक बार सारी चीजें रिवर्स हो गई थी। सही। अब उन रिवर्स शुदा चीजों को दोबारा से एक तरह से एक मरियम नवाज वो साहिबा कहते हैं कि सड़क पे डाला गया है। तो अब आपको इन 6 महीनों में, ये 4 महीनों में जो चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं और स्पीड से होती नजर सही। आ रही हैं। सरदस्त हमने देखा सर, सफाई के अभी सिर्फ 100 मामले दिन में, हुए गवर्नमेंट को। हाँ जी, सफाई के मामले में हमने देखा। इसके बाद हमने आगे हमें तवक्को है कि दीगर जो मामलात ज़िंदगी हैं उनमें बेहतरी आएगी। जो हेल्थ में फैसिलिटीज़ पहले मिलना थी वो अब मिलना शुरू हो गई हैं। तो एक तरह रिकनेक्ट कर रहे हैं। जो बीच में वो जो पीरियड है, ऑफलाइन का पीरियड उसको कहें, सही। ऑफलाइन हो गया था ना पूरा सिस्टम। अब जब शहबाज शरीफ- ऑफलाइन को रिकनेक्ट करना शहबाज ही शरीफ एक साहब का जब बहुत हम- बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, हम जब शहबाज शरीफ साहब का जिक्र कर रहे हैं तो रजा भाई उसमें एक अहम बात जो उन्होंने ईद से पहले खिताब में की कौम से, वो उसमें बहुत अहम बात की थी कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही बड़ा है। इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हम जब बात करते हैं, उन्होंने कहा था कि कशकोल अब तोड़ देना है अब, और मुल्क में हमेशा वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये 2 चीज़ें हैं कि दुनिया में देखा यह जाता है कि आपको अगर आप क्रेडिबल हैं तो आपको कर्ज दिया जाता है जी। कि आप वापस करेंगे और बर वक्त करेंगे। दूसरा ये कि आप किस काम के लिए कर्ज ले रहे हैं। तो शहबाज शरीफ का जो पॉजिटिव साइड है वो ये कि इन्वेस्टमेंट्स हों, और कर्ज भी अगर लिया सरमायाकारी है है। तो उसको भी कहीं प्रोडक्शन साइड पे लगाया जाए और उसके बदले में मुल्क तरक्की करे। सही। और अगर मुल्क तरक्की करता है तो माजी में आप याद होगा कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने ही कर्ज खत्म भी किया था। सही। IMF का प्रोग्राम भी इसी गवर्नमेंट को, यानी इसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नवाज शरीफ साहब ने खत्म क्रेडिट किया। हासिल है जी। कि इन्होंने उसको वाइंड अप भी कर दिया था। सही। इसका मतलब है कि वो पूरा हो गया था। सही। तो अब भी तवक्को यही है कि जिस तरीके से चीजें बेहतर होना शुरू हो गई, और खासतौर पर सलीम साहब जैसे कह रहे थे ना कि ज़राअत के शोबे में, जी वो सर, हमारी IT के रीढ़ शोबे की में, हड्डी है। IT के शोबे में कमाल हो गया। IT के शोबे में एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी, आपकी चीजें प्रोड्यूस होंगी, जहां पे मैन्युफैक्चर होंगी, और फिर उसके जरिए से एक्सेस मिलेगी हमें। रजा भाई, सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है आज के दिन का, क्योंकि ईद उल अज़हा है, तो पैगाम दे दें। मेरे नज़दीक तो यह है कि इस ईद से एक तो इसार, और दूसरा ये है कि तवक्को रखें बेहतरी की, और जहां आपको नजर आता है कि हुकूमत सही नहीं कर रही, बात भी करें अवाम खास तौर पर, लेकिन साथ साथ ये तवक्को रखें कि ये बहुत बेहतर होगा और इंशाल्लाह बेहतर होकर रहेगा। सही। कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, और हमें माजी में भी देखा है इन्होंने परफॉर्म किया है। सही। रिवर्स जो गियर लगे थे वो रिवर्स से आप फॉरवर्ड पे आ चुके हैं, तो तब्दीली होगी, और तब्दीली यही लेकिन ये वो वाली तब्दीली नहीं होगी जो वो वाली नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, आप पर उम्मीद है कि वफाक Definitely, में भी मैं पूरी उम्मीद हूँ, और मैं मैन ऑफ द स्ट्रीट जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, उनसे पूछता रहता हूँ सही। कि क्या 6 माह पहले जो महंगाई थी, क्या उसमें और अब जो इस वक्त सूरत हाल, इसमें फर्क नजर आता है? वो कहते हैं 700-800 रुपए कुव्वत मुर्गी का खरीद- रेट था, मतलब, और अब जो है 450-400 रुपए के कुव्वत खरीद लोगों की बहुत बेहतर हुई है। सही। जो बाइंग पावर है ना, आपको पेट्रोल की महीने कीमत का में 35 रुपए कमी, बड़ा महीने के एंड पे जो आप चीजें खरीदने जाते हैं या शुरू में जो लेने जाते हैं, तो अगर आप एक मिडिल 5 अफराद के घर में 4,000-5,000 रुपए सेविंग हो रही है, तो इसका मतलब है हम सेविंग की तरफ चल पड़े हैं। सही, बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये तवक्को, एक तो अनसर्टेनिटी थी बहुत ज्यादा, बेयकीनी थी कि पता नहीं क्या होगा आगे हमारे साथ।
ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी जो एक थी वो ख़त्म हो गई। अब जो है कुछ कम अज़ कम खुशखबरियाँ ज़रूर आना शुरू हो चुकी हैं। सरमायाकारी भी इस मुल्क पाकिस्तान में आ रही है। हुकूमत और जो आम आवाम का सबसे बड़ा एक अहम इशू है वो महंगाई है, तो 38% से 22% पर आ जाना, ये भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का एक बड़ा क्रेडिट है। साथ ही आज के दिन का पैगाम भी दे दें सलीम साहब। आज के दिन का पैगाम तो यही है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है ना कि हम यानी हुकूमत अब कारखाने नहीं लगाएगी, अब ये जो आवाम करेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आवाम को जो है वो चाहिए कि वो भी अपना हिस्सा प्रॉपर डालें ताकि अपना टैक्स भी प्रॉपर दें। टैक्स सही। जब देंगे कल वफाकी तो वजीर खजाना उन्होंने भी यही साहब बात ने भी की है, उन्होंने यही प्रेस बात की है कॉन्फ्रेंस की कि थी। आप जितना कमाते हैं और हुकूमत ने जितना टैक्स लगाया, अगर हम अवाम जो भी कमाते हैं टैक्स देना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर से कर्ज़ों का बोझ भी ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान दोबारा जो है वो उसकी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा खरल साहब, आपने आज सुबह सुबह में अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, आपने भी हमें अपना अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोफेसर रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ईद उल अज़हा के पैगाम के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर रियाज अहमद साहब ने, मजहबी स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ईद उल अज़हा का दिन है तीसरा, क्या पैगाम आप समझते हैं कि ये ईद उल अज़हा के मौके पर होता है, और क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस तो बड़ी तवील है, लेकिन मैं सिर्फ पहला हिस्सा पेश करूँगा प्लीज़। कि अल्लाह ताला ने 4 दिनों का इंतखाब फरमाया है। सही। यौम जुमा है जिसको सैयदुल अय्याम कहते हैं। सही। अल्लाह ताला इस दिन गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं। और दूसरे यौम अरफा है। सही। 9 ज़ुल्हिज्जा, ये भी ज़ाहिर है हज का दिन है। और तीसरा यौम नहर है, कुर्बानी का दिन। ठीक। और फिर कुर्बानी के 3 दिन हैं। ठीक। कोई दोस्त पूछ रहे थे कि ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है। सही। मैंने उनको बताया जी खून बहाना। ये देखिए अल्लाह ताला का हम पर कितना करम है कि इंसान मुर्ग का खून बहा सकता है, बकरे का खून बहा सकता है, गाय का खून बहा सकता है, लेकिन उसको इंसान का खून बहाने से मना किया गया है। जी। तो अल्लाह ताला ने ये खून बहाना इसलिए कहा गया ताकि हमारे दिलों को खून बहाने की दिलेरी हासिल हो। सही। हम मसलहत दर दीन मा जंगो शिको, हम जिहाद करने के काबिल हो सके। ये अल्लामा इकबाल ने मौलाना रूमी से एक सवाल किया है, कारोबारे खुसरवी या राह भी क्या है आखिर गायत दीन नबी। जी। कि जनाब ये बताएं कि हम खुसरो बनकर, बादशाह बनकर जिंदा रहें जी, या राहिब बनकर जिंदा रहें। सही। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की गर्ज क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया मौलाना रूमी के शेर में, ये बाले जिब्रील में है। सही। मसलहत दर दीन मा जंगो शिको, मसलहत दर दीन ईसा गारो को। अगर तो तू मुसलमान है तो जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हो, ठीक, मुकाबला कर, लड़, सही, गुंडागर्दी को ख़त्म कर। सही। और अगर तू राहिब है, ईसाई है, तो फिर किसी पहाड़ में बैठ कर अल्लाह अल्लाह कर। तो ये 3 दिन खून बहाकर हम यही पैगाम देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया में हर जगह जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। सही। दूसरी बात यह कि मैंने यहाँ नमाज ईद पढ़ी, उन्होंने सूरह हश्र की एक आयत का एक हिस्सा तिलावत किया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये जो अंसारी हैं, अंसार भाई हैं, औस और खजरज कबीले के लोग, मदीने के, तफसीलात में नहीं, मुख्तसर वक्त है आपका, तो ये अपनी ज़ात पर मुहाजिरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद ज़रूरतमंदी क्यों ना हो। ठीक। और वहाँ पर उन्होंने मिसालें बयान की हैं। मसलन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनकी मिसाल बयान की है कि आपने एक दिन 400 दिरहम की एक थैली गुलाम को दी और कहा कि ये जाकर अबू उबैदा बिन अल जर्राह को दे आओ। सही। और अबू उबैदा बिन अल जर्राह वो शख्स हैं
जो अमीनुल उम्मत कहलाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है। तो उनको 400 दिनार भेजे, जाके ग़ुलाम ने हवाले किए, ग़ुलाम वापस गया। हज़रत उमर फ़ारूक ने रिपोर्ट चाहिए कि हाँ भाई वो 400 ग़ुलाम दिए थे, क्या किया उन्होंने कहा जी उन्होंने एक फ़कीर बुला लिया, 5 इसको दे दिए, 7 इसको दे दिए, सारे तकसीम करके खाली हाथ बैठ गए। फिर कहा अच्छा भाई लो ये 400 दिनार मुआज़ बिन जबल को दे आओ, उनको जाके दे दिए। उन्होंने कहा 5 फ़लाँ को दे दो, 7 फ़लाँ को दे दो, 6 फ़लाँ को दे दो। और आखिर बीवी कहने लगी कि हम भी तो मिस्कीन हैं, हमारे घर में तो रोटी खाने को नहीं है। कि अच्छा ये आखिरी 2 रह गए, ये तुम ले लो। तो गोया सहाबा इकराम ख़ास तौर से अंसार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आखिरी वसीयत है, कभी आप सीरत की किताबों में पढ़कर देखें जी, आपने सहाबा इकराम को जो आखिरी वसीयत फरमाई थी उसमें ये फरमाया था कि अंसार अपना फ़र्ज़ अदा कर चुके हैं, लेकिन इनका हक आप पर बाकी है, इनका हक अदा करें। हक तो बाकी है, ठीक। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी किसी से अगर कोई मामूली भी एहसान करता था तो उसका हक अदा करने की कोशिश करते थे। मसलन सुहैबा कनीज़ अबू लहब जिसने आपको दूध पिलाया था, आप जितनी देर तक मदीना मुनव्वरा में रहे उनको खर्चा भेजते रहे। पता चला वो फौत हो गई, उनका एक बेटा ज़िंदा है, फिर उसको खर्चा भेजते रहे। पता चला वो भी फौत हो गया और आपका फिर वो ये खर्चे का सिलसिला जो बंद हुआ। तो ये 2 दिन जो हमें कुर्बानी के लिए दिए गए हैं या जो हमें कुर्बानी का हुक्म दिया गया है, इसको हम खून बहाने तक महदूद ना करें। सही, बिल्कुल, बल्कि खून बहाने के मकासद को पूरा करें। बिल्कुल ठीक। और वो मकसद पता क्या है जी, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया जो दाएं बाएं इधर उधर घूम फिर रहा था और उसका दावा था कि मैं हज करके आया हूँ, लेकिन उसकी हरकतें हाजी जैसी नहीं थी। सही। आपने उसको बुलाया, फरमाया तू हज करके आया? उसने कहा जी मैं हज करके आया हूँ। मैं जब तू घर से चला था, एहराम पहना था, तो अपनी पहली आदतों भी खैर बात कहा था। उसने कहा यार ये तो मैंने सोचा नहीं। मैं अच्छा जब तूने खाना काबा का तवाफ़ किया था तो अल्लाह ताला के जलवे देखे थे, मुशाहिदे देखे थे, यार ये मैंने कोई ख्याल नहीं किया। मैं जब तूने सफ़ा और मरवा की सई की थी तो एक छोटे से बच्चे का रोना और उसकी माँ का तड़पना तो ये याद आया था, यार तो मुझे ये भी कोई याद नहीं है, मैंने तो ये भी ख्याल नहीं किया। सही। मैं अच्छा जब तूने मिना में कुर्बानी दी थी तो अपनी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी भी दी थी, अपनी बुरी अदात की कुर्बानी भी दी थी जी, ज़ाहिर मैंने ये भी नहीं सोचा। फरमाया तेरा कोई हज नहीं, जिस तरह मैंने बताया इस तरह हज करके आ। तो हम जानवर का खून बहाते हैं तो साथ हम अपनी आदतों को भी, बुरी आदतों को भी छोड़ें, नेक आदतें अपनाएं, दूसरों का एहसास करें, दूसरों की खिदमत करना सीखें, दूसरों के साथ नेकी करना सीखें, दूसरों के साथ एहसान करना सीखें। कुरान ने इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान का जो तस्वर पेश किया है, एक अदल है। अगर आप मेरा हक मुझे देते हैं तो ये अदल है, या मैं आपका हक आपको देता हूँ तो ये अदल है। लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, अगले का हक बढ़कर दो, अदल करो, एहसान करो, अदल की बजाय एहसान करो, सिर्फ अदल ही ना करो, एहसान करो। तो हमें दूसरे के साथ एहसान करना सीखना चाहिए। अब आप ये खुद देखें कि हमारे यहाँ ये अफसोस की बात है, 4 सूबे हैं, कोई बलोची कहता है, कोई पठान कहता है। सर हाँ, तो वो हमें चाहिए ये कि पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी। ये क्या हुआ, मुझे एक दफ़ा बलोचिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम बच्चों के साथ थे, तलबा के साथ थे, तो वो एक गाड़ी वाला ड्राइवर हट के खड़ा हो गया, पहले तुम गाड़ी हटाओ, मैंने गुजारनी है। फिर बाहर निकल के कहने लगा कि हमारे इलाके में आकर तुम इस तरह करते हो। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान का इलाका है, ये तेरा इलाका नहीं है। सही। ये इस्लाम का इलाका है, ये पाकिस्तान का इलाका है। सही। इसी तरह ये अफसोस की बात है, काश हमारी सियासी जमातें बने और मजहबी जमातें बने, फिरका बंदी की तरफ ना आए, फिरका बंदी से लोगों को बर्बाद न करें। तो इसी तरह से घर में कई लोग मांगने आते हैं, ये चौकों चौराहों में मांग रहे होते हैं, मस्जिदों में मांग रहे होते हैं, तो मैं सवाल करता हूँ कि यार इनके हमसाये में कोई अमीर शख्स नहीं है, कोई ज़कात देने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई इतना अमीर आदमी नहीं हूँ, इतना मालदार आदमी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़कात अपने जितने भी अजीज़ बेवा ख़वातीन हैं या गरीब कोई मोहताज हैं, थोड़ा बहुत कम उनके पास है, तो मैं उनको भेज देता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे ख़ानदान में कोई आदमी मांगता नहीं है, इतने पैसे उनको चले जाते हैं कि कोई मांगता नहीं। अगर एक गरीब आदमी की ज़कात देने से इतने ख़ानदान पल सकते हैं या उनका भला हो सकता है, तो आया जो बड़े बड़े उमरा लोग हैं, अगर ये इसी तरह अपने हमसायों को अपनी गली में, अपने महल्ले में लोगों को तकसीम करें, तो ये बैगरी खुद खत्म हो जाए। और ये जो ईद है, इस पे कुर्बानी जब हम करते हैं, कुर्बानी का गोश्त भी हमें जो है वो, कुर्बानी का गोश्त जो है, ये भी बड़े अफसोस की बात है जो सूरह हज ने बयान किया ना, वो तो है फ़कुलू मिन्हा, तुम खुद भी खाओ
और वह बायसल फ़कीर का क्या कहे, मुहताज को भी दो। ठीक। और दूसरी का फरमाया वकुलू मिनहा व अतिमुल कानिया वल अतिमुल कानिया, तुम खुद भी खाओ, सवाल ना करने वाले को भी दो, और जो सवाल करता है उसको भी दो। तो हमें ये जो गोश्त जो आन वसल्लम, हालात भी खैर कुछ माशरे को मुतासर करते हैं। आन वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि किसी घर में मुझे 3 दिन के बाद गोश्त नज़र नहीं आना चाहिए। रात 3 दिन में सहाबा किराम ने तो तमाम गोश्त तकसीम कर दिया। फिर एक साल आया तो आपने कहा भी अब आप 3 दिन से ज़्यादा भी गोश्त रख सकते हैं। असकी आपने मना फरमाया था। मैं उस वक्त मदीना में कहत की कैफियत थी, माशी हालात बड़े ख़राब थे। मैंने चाहा कि कोई शख्स गोश्त खाए बगैर ना रहे, इसलिए मैंने कहा कि 3 दिन के अंदर सबको गोश्त तकसीम कर दो। अब अल्लाह का शुक्र है मदीना में खुशहाली है, लोग खाते पीते हैं, पहले से हालात बड़े बेहतर हैं। तो अगर आप 3 दिन के लिए 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन भी गोश्त रखने में कोई फ़र्क नहीं। तो ये हालात पे वेरी करता है। अगर मुल्क के हालात अच्छे हैं, माशरे में कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मैंने गांव में कुर्बानी भेजी, गाय की कुर्बानी जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे गांव में तो 5-6 कुर्बानी ऑलरेडी हैं, लेकिन फ़लाँ गांव में कोई कुर्बानी नहीं। मैंने कहा वहाँ भेज दो, तो हमने वहाँ कुर्बानी कर दी। तो ये हमें इस तरह से देखना चाहिए, महल्ले में अपने गिरदोनवा में खुद ही हमें गिरदोनवा में देखना चाहिए, खुद नजर डालनी चाहिए। ठीक। और गोश्त भी हमें तकसीम करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए, अपने घर में ही सारा नहीं रखना चाहिए बल्कि तकसीम करना चाहिए। और इसका मकसद भी तकसीम है। इतनी कुर्बानियों का मकसद क्या है? इतनी कुर्बानियों का मकसद ये है कि जिनको सारे साल में गोश्त कभी कभी खाना नसीब होता है या कभी नसीब ही नहीं होता, उन तक भी गोश्त पहुँच जाए, वो भी गोश्त का मज़ा चखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुर्बानी का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे हैं, आपने हर साल कुर्बानी की है। जब आपने हिज्जतुल विदा किया, ये बात मैं वजाहत में नहीं जाना चाहता, 24 ज़ुल्क़ादा को आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा पढ़ाया और हज का ऐलान फरमाया। 25 को आप ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँच गए, वहाँ पर आपने लोगों में हज का ऐलान किया हुआ, तो लोग वहाँ पर पहुँच गए, आपने एहराम बांधने का हुक्म दिया। अभी मदीना मुनव्वरा से आएँ तो वहाँ से एहराम बांधा जाता है। चुनांचे आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 67 कैमल्स, 67 ऊँट साथ लाए कुर्बानी के लिए, और 37 के लिए हज़रत अली को यमन भेजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 37 यमन से खरीद कर लाए। तो आपने बवक्त हिज्जतुल विदा 100 ऊँट कुर्बान किया। इनमें 67 जो थे, 67 जो थे, वो आपने अपने हाथ से नहर किए। ये मेरा ख्याल आप जानते हो कि ज़बा में और नहर में फ़र्क है। नहर में ही होता है, ऊँट को ये सूरह हज में सवाफ का वहाँ आता है कि सफ़े बांध कर खड़े कर दो ऊँटों को, तो सफ़े बांध कर खड़ा कर दिया जाता है, बायां पाँव बांध दिया जाता है, 3 पाँव खुले रखे जाते हैं, और फिर जो कारीगर लोगों को पता होता है, फिर ये नेज़ा या जो भी चीज़ होती है, हथियार होता है, ये ऐन उसके दिल पर मारते हैं ऊँट के, उससे ऊँट का खून निकलता है तो वो चकरा कर गिर जाता है। फिर इसको नहर कहते हैं। फसल्ले रब्बिक वनहर, अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए, अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़िए और नहर कीजिए। तो ऊँटों को आसल वसल में 67 ऊँटों को आपने नहर फरमाया, 37 ऊँटों को हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला नहर फरमाया। चूँकि आप पूरी उम्मत के मेज़बान थे, तो आपने एक 100 ऊँट का गोश्त जो था वो अपनी उम्मत में तकसीम फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रियाज साहब, आपने सर अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत ही अच्छी बातें की कि इसार करने की भी ज़रूरत है और इसार को हमें समझने की भी ज़रूरत है। हमें अपने गिरदो नवा में ख़ुसूसन जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि कौन ज़रूरतमंद है, कौन मुस्तहिक है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।